हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज देवउठान 11 से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप अपने परिवार के साथ में त्यौहार को मना रहे होंगे। और आज से हिंदू धर्म के अनुसार शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, देव उठ गए हैं, अब शादियां स्टार्ट होंगी। तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब के चलते शादी नहीं हो पा रही होगी, तो साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी फोकस करना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और कल आप लोगों का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का एग्जाम है। तो सभी स्टूडेंट्स को जिनको अभी एग्जाम है, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में हम लोग टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां भी आप पेपर देने जाते हो वो टेक्निकल एग्जाम है, वहां पर टेक्निकल क्वेश्चन के साथ में टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछता है। यानी कि आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे वह कटिंग स्पीड को कैलकुलेट कराए, लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कराए, चीजल एंगल को कैलकुलेट कराए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन से एक एक 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोई भी, ना केवल BARC, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम को दोगे और इस वीडियो को देख रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न यदि हम लोग बात करें, यहां पर पूछा गया अ माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ 0.02 प्लस में दिया है, पॉजिटिव एरर दिया है। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन मिलीमीटर व्हेन द माइक्रोमीटर रीड 25.41 मिलीमीटर। यानी कि एक माइक्रोमीटर में प्लस 0.02 मिलीमीटर की त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर पढ़ता है तो मिलीमीटर में सही मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को समझिएगा। रटने के लिए बहुत सारे टीचरों ने आप लोगों को बताया होगा कि पॉजिटिव एरर है तो आप लोग माइनस करोगे, नेगेटिव एरर है तो आप लोग प्लस करोगे, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। तरीका सही है समझने का। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जीरो एरर को। देखो, जीरो एरर बेसिकली क्या होता है। यदि हम लोग माइक्रोमीटर के जीरो एरर की बात करें तो यहां पर देखो 3 पोजीशन आप लोगों को दिखाई गई है। नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां पे क्या होता है, जब माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उस सिचुएशन में थिंबल की जीरो बैरल की डेटम लाइन के कांटेक्ट में नहीं होती है, मैच नहीं खाती है, या तो वो ऊपर होती है या नीचे होती है। उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है जीरो एरर। अब यहां पर इस सिचुएशन में इस माइक्रोमीटर में कोई भी जीरो एरर नहीं है, बिकॉज थिंबल का जीरो डेटम लाइन से मैच खा रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। सिचुएशन नंबर 1 जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का होता है। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब हमारे थिंबल का जीरो डेटम लाइन के नीचे रह जाता है, पीछे रह जाता है या बिलो, जो भी हम लोग बोले, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होता है। उसी सिचुएशन में नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, जब हमारा थिंबल का जीरो बैरल लाइन डॉटम लाइन से, बैरल की डॉटम लाइन से ऊपर चला जाता है, या जिसको बोले एबव रहता है या आगे निकल जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा एग्जांपल से। यहां पे एक माइक्रोमीटर का फिगर मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रोमीटर है। अब माइक्रोमीटर को ओपन कैसे करते हैं, ओपन करना है तो कैसे करेंगे सर, हम लोग इस तरफ घुमाएंगे, यानी कि इस तरफ घुमाएंगे, यानी कि ये थिंबल का जीरो डेटम लाइन के नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ घुमाएंगे। तो इस तरफ घुमाने से दोनों मेजरिंग फेस क्या हो रहे हैं सर, ओपन हो रहे हैं। यानी कि ओपन हो रहे हैं मतलब दोनों मेजरिंग फेसेस के बीच में गैप कैसा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है। कैसा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब इसको समझिएगा। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि इन दोनों मेजरिंग फेसेस के बीच में यहां पर मैंने 10 मिलीमीटर की, क्या बोला सर, 10 मिलीमीटर का एक स्लिप गेज लगाया। तो ये क्या होगा, यहां पे 10 मिलीमीटर से नीचे रहेगा यदि पॉजिटिव एरर होगा तो, यदि पॉजिटिव एरर होगा तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, मान के चलिए वो रीडिंग कितनी दे रहा है, रीडिंग दे रहा है 10.10 मिलीमीटर। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पॉजिटिव जीरो एरर में क्या है, जो जीरो है
वह थिम्बल के जो डेटम लाइन है उसके नीचे रहेगी, यानी कि ज्यादा ओपन है। तो एक्चुअल में यहां पर ये दोनों मेजरिंग फेस के बीच में गैप कितना है? गैप तो 10 मिलीमीटर है, लेकिन रीडिंग वो कितनी दिखा रहा है? 0.10 मिलीमीटर। तो ये होता है पॉजिटिव एरर। अब मुझे आप एक चीज बताइए, यदि मुझे करेक्ट रीडिंग निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर रीडिंग में से माइनस करूंगा जो एरर है, यानी कि 0.10 मिलीमीटर का, तो करेक्ट रीडिंग मेरी निकल के आएगी 10 मिलीमीटर। तो जब हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होता है और ऐसी सिचुएशन में करेक्ट रीडिंग निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे? जो रीडिंग है उसमें से एरर को माइनस करेंगे, जब तो करेक्ट रीडिंग निकलेगी। क्योंकि पॉजिटिव एरर क्या होता है? पॉजिटिव एरर होता है जब हमारा थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के नीचे हो। डेटम लाइन के नीचे हो इसका मतलब क्या है? ज्यादा मान शो कर रहा है, एक्चुअल रीडिंग कुछ और है, यानी कि करेक्ट रीडिंग कुछ और है, उस रीडिंग से ज्यादा मान दिखा रहा है। अब ज्यादा मान दिखा रहा है तो हमारे एरर को माइनस करके ही करेक्ट रीडिंग ले पाएंगे। जस्ट इसी का अपोजिट हमारा नेगेटिव जीरो एरर होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के ऊपर चला जाता है। क्लियर है ना? तो देखो ये चीजें समझने की है, एक बार आपने समझ लिया सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहे हैं? यहां पे बोला गया है अ माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ पॉजिटिव 0.02 मिलीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन मिलीमीटर व्हेन द माइक्रोमीटर रीड 25.41 मिलीमीटर। तो रीडिंग क्या आ रहा है सर? रीडिंग आ रहा है 25.41 मिलीमीटर। करेक्ट रीडिंग निकालना है तो क्या करेंगे? 25.41 मिलीमीटर में से माइनस करेंगे 0.02 मिलीमीटर को। क्यों करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर में इतना रीडिंग ये ज्यादा दिखा रहा है। तो करेक्ट रीडिंग क्या आएगी सर? 25.39 मिलीमीटर होगी हमारी करेक्ट रीडिंग। समझ में आ गया? यदि वो नेगेटिव एरर की बात करता तो उसको हम लोग जोड़कर जो है करेक्ट रीडिंग को निकालते रीडिंग में। क्लियर है? चलिए, आई होप इस प्रकार का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न समझिएगा। अगले प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? यहां पर पूछा गया है द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि हर डिपार्टमेंट में आप लोगों का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जहां पर भैया वो देखता है कि कहीं आप लोग पार्ट को रिजेक्ट तो नहीं भेज रहे हो। समझ रहे हो ना कि प्रोडक्शन जो यूनिट है वहां से सही प्रोडक्शन आ रहा है, लिमिट में जॉब बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो क्वालिटी कंट्रोल अलाउ एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट। वो बोल रहा है कि तुम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसका 0.4% जो पार्ट है वो डिफेक्टिव हम लोग अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट कैन बी अलाउड इन अ प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट, कि यदि 500 पार्ट जो है प्रोडक्शन हो रहे हैं तो इसमें से कितने डिफेक्टिव पार्ट अलाउ होंगे। तो 500 का 0.4% निकाल देंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 2 पार्ट आ गया, 2 पार्ट्स आ गए हैं ना। तो हमारे कितने पार्ट डिफेक्टिव चल जाएंगे सर? 2 पार्ट जो है वो डिफेक्टिव हम लोगों के चल जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा? 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आप लोगों से, ध्यान रखिएगा। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस से है, अलाउंस से रिलेटेड है, समझने का कोशिश करिएगा। क्या बोल रहे हैं? यदि छिद्र आकार यहां पे दिया हुआ है, शाफ्ट आकार दिया हुआ है, तो अधिकतम निष्कार्षण यानी कि मैक्सिमम क्लियरेंस आप लोगों से पूछा है। इफ द हॉल साइज एंड द शाफ्ट साइज मैक्सिमम क्लियरेंस आपसे पूछा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग अलाउंस की बात करें, 2 प्रकार के अलाउंस होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस, यानी कि क्लियरेंस और इंटरफियरेंस। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस, नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटरफियरेंस, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा गाइस समझिएगा, पॉजिटिव अलाउंस यानी कि क्लियरेंस फिट कब होती है? क्लियरेंस फिट जब होती है जब हॉल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। अब बोल रहा है कि क्लियरेंस फिट में भी मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगी? मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगी? जब मैक्सिमम हॉल साइज लेंगे और मिनिमम शाफ्ट साइज लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे समझिएगा, देखो यहां पे समझिएगा, यहां पे मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा? मैक्सिमम हॉल माइनस मिनिमम शाफ्ट। मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा? मिनिमम हॉल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। क्लियर है? अब यहीं पर यदि मैं लूं किसको? इंटरफियरेंस को। यहीं पर मैं यदि इंटरफियरेंस को लूं तो यहां पे बोला मैक्सिमम इंटरफियरेंस। मैक्सिमम इंटरफियरेंस कब रहता है? मैक्सिमम इंटरफियरेंस जब रहता है जब हमारी शाफ्ट बड़ी हो, हॉल छोटा हो। तो यहां पे ये गलत दे रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। मैक्सिमम इंटरफियरेंस में हम लोग क्या लेंगे भाई? शाफ्ट मैक्सिमम लेंगे,
मैक्सिमम शाफ्ट और मिनिमम हॉल, है ना। उसी प्रकार मिनिमम इंटरफियरेंस में हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम शाफ्ट और मैक्सिमम हॉल, है ना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट, ये जो है गलत दे रहा है यहां पे, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो ये 4 बेसिकली फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन आता है। यदि वो मैक्सिमम क्लियरेंस पूछेगा, मैक्सिमम हॉल, मिनिमम शाफ्ट, मिनिमम क्लियरेंस पूछेगा, मिनिमम हॉल, मैक्सिमम शाफ्ट, मैक्सिमम इंटरफियरेंस, मैक्सिमम शाफ्ट, मिनिमम हॉल, मैक्सिमम इंटरफियरेंस, मिनिमम शाफ्ट, मैक्सिमम हॉल। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है यहां से। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को बताना है भैया मैक्सिमम क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब ज्यादा बड़ा हॉल लेंगे, शाफ्ट हम लोग छोटी लेंगे। तो मैक्सिमम हॉल कितना हो गया, हॉल दिया है यहां पे, तो मैक्सिमम हॉल हो गया 20.021 मिलीमीटर, राइट। तो यहां पे मैक्सिमम क्लियरेंस इक्वल टू मैक्सिमम हॉल हो गया। मिनिमम शाफ्ट कितना होगा, 20 मिलीमीटर में से मैक्सिमम जो हमारा डेविएशन दिया है उसको माइनस करेंगे, माइनस 0.020 मिलीमीटर, तो हम लोग ले लेंगे यहां पे 19.980 मिलीमीटर। तो यदि हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 0.041 मिलीमीटर हमारा जो है यहां से निकल के आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया यहां पे मैक्सिमम क्लियरेंस। वो कुछ भी पूछ सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम इंटरफियरेंस, मिनिमम इंटरफियरेंस, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 प्लस माइनस 0.5 के रूप में अभिहित छिद्र के लिए सहिष्णुता क्या होगी, यानी कि फॉर अ हॉल डिजिग्नाइट्स यहां पे किया गया है, इसका टॉलरेंस पूछा गया है। तो टॉलरेंस हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है सर मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। या फिर अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन भी हमारा टॉलरेंस हो जाएगा। जैसे यहां पर हमारा टॉलरेंस दिया हुआ है, तो यहां पे देखो हम लोग डायरेक्टली साइज से लेके चलते हैं कि मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच का अंतर टॉलरेंस होता है। तो मैक्सिमम साइज क्या होगा सर 28.50 मिलीमीटर, मिनिमम साइज क्या होगा यहां पे 27.50 मिलीमीटर। दोनों का अंतर निकाला, क्या हो गया सर 1 मिलीमीटर हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम लोग डेविएशन को ले सकते हैं ओनली। तो पहला डेविएशन है हमारा प्लस में 0.05 मिलीमीटर, इससे घटाएंगे लोअर डेविएशन हमारा क्या माइनस 0.05 मिलीमीटर, सॉरी 0.5 नहीं है, ओनली 0.5 मिलीमीटर है। तो यहां पे हम लोग दोबारा ले लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। पहला हमारा प्लस में है 0.5 मिलीमीटर, इसको माइनस करेंगे माइनस 0.5 मिलीमीटर। तो क्या होगा, ये तो प्लस का हम लोग 0.5 है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5, तो ये क्या आ जाता है 1 मिलीमीटर। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, तो कैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। टॉलरेंस हमारा किसी पर्टिकुलर पार्ट का होता है, जैसे कि सिंगल पार्ट का, हॉल का ले रहे हैं तो हॉल का मैक्सिमम साइज, हॉल का ही मिनिमम साइज। लेकिन अलाउंस में या मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम हॉल ले रहे हैं तो मिनिमम शाफ्ट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यदि देखें तो यहां पर अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहां पे पूछा गया है कि फाइंड आउट द कटिंग स्पीड सेटिंग, यानी कि आरपीएम पूछ रहा है। हाई स्पीड स्टील ड्रिल है, डायामीटर 24 है और आप लोगों की कटिंग स्पीड यहां पे दी गई है। तो हम लोगों को क्या पता है, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मूला ओनली पता होना चाहिए। तो यहां पर कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000, पाई मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एन, एन यहां पर क्या है आरपीएम है अपॉन 1000। आरपीएम का फॉर्मूला क्या होगा सर, आरपीएम या एन, एन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, इसको यदि हम लोग 1000 को इधर ले जाएं, कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये दो फॉर्मूला है, चाहे वह कटिंग स्पीड पूछे चाहे वह आरपीएम पूछे। यदि आरपीएम पूछेगा तो कटिंग स्पीड दी होगी, कटिंग स्पीड पूछेगा तो आरपीएम और बाकी पैरामीटर दिए होंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पे इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस केस में हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में डायामीटर है और कटिंग स्पीड है। हम लोगों से आरपीएम पूछा है तो हमको आरपीएम में मान रख देना, कटिंग स्पीड की जगह कटिंग स्पीड, पाई का मान रख के, डायामीटर का मान रख के कैलकुलेट करके आरपीएम निकाल सकते हो। यदि वो कटिंग स्पीड पूछे
पूछे तो यहां पे आरपीएम दिया होगा, आरपीएम का मान और डायामीटर और पाई का मान रख के कैलकुलेट करके आप लोगों को निकाल देना है। यहां पे इस केस में ऑप्शन यहां पे रॉन्ग है इस क्वेश्चन का, आई थिंक तो राइट वैल्यू नहीं निकल के आएगी, लेकिन फॉर्मूला आपको सेम लगा के कोई भी क्वेश्चन हो अदर क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहां से एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है उसको समझिएगा। देखिए दो फॉर्मूला मैंने बताया, एक है कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन अपॉन 1000 और एक है एन यानी कि आरपीएम बराबर कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय डी। यहां से पूछता है फॉर्मूले से क्वेश्चन कि यदि क्या पूछता है, यदि हमारा आरपीएम फिक्स है, आरपीएम फिक्स है किसी वर्कपीस के लिए और उसके डायामीटर को इंक्रीज किया जाए तो हमारी कटिंग स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। समझ में आ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि यदि आरपीएम को फिक्स कर दिया जाए और किसी वर्कपीस के लिए आरपीएम को फिक्स कर दिया जाए, डायामीटर को बढ़ाया जाए तो कटिंग स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो कटिंग स्पीड क्या होगी भैया, कटिंग स्पीड तो बढ़ेगी क्योंकि कटिंग स्पीड यहां पर समानुपाती होती है डायामीटर के, जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा कटिंग स्पीड हमारी बढ़ेगी। क्लियर है। दूसरा केस आरपीएम से रिलेटेड होता है। यहां पर देखो यदि वो बोलता है कि कटिंग स्पीड को फिक्स कर दिया जाए, समझते चलिएगा थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, यदि कटिंग स्पीड को फिक्स कर दिया जाए और डायामीटर को इंक्रीज किया जाए तो आरपीएम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। यहां पे आरपीएम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आरपीएम डिक्रीज होगा क्योंकि ये हमारा क्या होता है, आरपीएम और डायामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि यहां पर भाग है और भाग में वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, भाग में वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पूरी की पूरी वैल्यू घट नहीं जाएगी। जैसे मान के चलिए 10 है, 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, यदि वही 10 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कम हो गई ना, वैल्यू कम हो गई, या 5 से डिवाइड करूं तो ओनली 2 वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार है, यहां डायामीटर की वैल्यू को बढ़ा रहा है तो पूरी ओवरऑल वैल्यू जो आरपीएम की आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे दो क्वेश्चन आते हैं कि यदि वो डायामीटर और कटिंग स्पीड की बात करता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। यदि वो आरपीएम और डायामीटर की बात करता है तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। डायामीटर इंक्रीज होने पर और कटिंग स्पीड फिक्स है तो हमारा आरपीएम डिक्रीज होगा, और उसी प्रकार डायामीटर के कम होने पर और कटिंग स्पीड फिक्स है तो आरपीएम हमारा इंक्रीज होगा। बाहर बहुत फटाके चल रहे हैं आज, पता ही है आप लोगों को, है ना। शादी स्टार्ट हो जाएंगी तो उसकी खुशी सभी लोग मना रहे हैं, मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। चलिए यहां पे अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्या बोल रहा है, 60 डिग्री के बिंदु कोण के साथ यदि चीजल का आनत कोण 39.5 डिग्री है तो उसका परिष्करण कोण क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ चीजल विथ पॉइंट एंगल 60 डिग्री एंड इंक्लिनेशन एंगल 39.5 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है चीजल एंगल से रिलेटेड। तो यहां पे एक फिगर के माध्यम से हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे देखो 3 एंगल हैं, ये बन गया 90 डिग्री, ये क्या बन गया सर, राइट एंगल बन गया। और इसमें 3 एंगल कौन से हैं, एक है रैक एंगल, दूसरा पॉइंट एंगल और तीसरा क्लियरेंस एंगल। हम लोग बोल सकते हैं कि रैक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो 2 एंगल की वैल्यू दे देता है। मान के चलो उसने बोला कि रैक एंगल 30 डिग्री है और हमारा पॉइंट एंगल यहां पर जो है बोल देता है कि 50 डिग्री है, और आपसे पूछता है कि क्लियरेंस एंगल क्या है। तो आप क्या करोगे, क्लियरेंस एंगल इक्वल टू यहां पे 90 माइनस हमारा 50, 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80 हो गया। तो क्लियरेंस एंगल इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो कैसे निकाल रहे हैं, जब भी कोई 2 वैल्यू दे और तीसरी वैल्यू निकलवाए तो हम 90 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको पता है रैक एंगल पॉइंट एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्लियर है ना। तो यहां पे इस केस में हमारा क्या आ गया, 10 डिग्री क्लियरेंस एंगल आ गया। लेकिन यहां पे भैया सिचुएशन कुछ अलग है क्वेश्चन में। सिचुएशन क्या है, उसने ना तो हमको रैक एंगल दिया, हमको 2 एंगल दे दिए, एक पॉइंट एंगल दे दिया, पॉइंट एंगल दिया है सर 60 डिग्री, और दूसरा इंक्लिनेशन एंगल दे दिया जो है हमारा 39.5
5 डिग्री, राइट। अब हमसे पूछा है क्लियरेंस एंगल। अब इसको समझिएगा, यदि पॉइंट एंगल की बात करूं, पॉइंट एंगल क्या होता है? बॉटम फेस और टॉप फेस के बीच का एंगल हमारा पॉइंट एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल क्या होता है? वर्किंग सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच का एंगल हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। हमारा रैक एंगल क्या होता है? वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर रेखा और टॉप सरफेस के बीच का एंगल हमारा रैक एंगल होता है। यहां पर फोकस करिएगा, यदि मैं इस पॉइंट एंगल को इसके एक्सेस से डिवाइड करूं तो क्या ये आधा आधा नहीं हो जाएगा कि 30 डिग्री हमारा हो गया यहां से यहां तक और 30 डिग्री हो गया यहां से यहां तक? मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। और हमको क्या पता है कि इस रेखा से, यानी कि इस एक्सेस से वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल कितना है? सर 39.5 डिग्री है। तो यहां पर हमको यह पता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एंगल है सर 30 डिग्री, और हमको यह पता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एंगल है 39.5 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? सिंपल है, 39.5 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे, क्योंकि यदि हम इस पूरे हिस्सा में से ये वाले हिस्सा को हटा दें तो क्या ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। तो क्या आ गया सर? 9.5 डिग्री आ गया। तो समझ में आ रहा है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका करेक्ट आंसर दे पाओगे यदि आप लोग इन फंडामेंटल चीजों को समझे हो, इन फंडामेंटल चीजों को पढ़े हो। सो आई होप आप लोग यदि स्पेशल टेक्नो से जुड़े हैं तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपके लिए ये बहुत ही चुटकियों का खेल है, कोई दिक्कत आपको पेपर में आएगी नहीं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। भैया कल एग्जाम है या फिर आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप चुटकियों में हल करोगे सारे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखो, ये क्या बोल रहे हैं? एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 100 विभाजन मुख्य स्केल के x विभाजन लेते हैं। यदि वर्नियर स्केल में अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है तो इसमें x के मान का पता लगाएं। कैसे लगाओगे x के मान का पता? इस क्वेश्चन को हल कर लिया तो मैं मान के चलता हूं कि वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न देगा आप उसको 100% हल कर रहे होंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आप लोगों को समझाता हूं। हमको क्या पता है सर? लिस्ट काउंट इक्वल टू एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। सबको पता है जी, पता है। यहां पर दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है सर हमको एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो पता होती है कि 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को निकालना पड़ती है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। समझिएगा कैसे? एक स्टेटमेंट आपको देता हूं। स्टेटमेंट है, मान के चलो उसने स्टेटमेंट दिया 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है। समझ रहे हो? यहां पर क्या हुआ? मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मुझे वैल्यू देखना पड़ेगी। अब मुझे क्या पता है सर? एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर, तो 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर एक मैन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर, तो 49 मैन स्केल डिवीजन बराबर सर 49 मिलीमीटर। ये कैसा सवाल है सर? ये तो सिंपल है भाई, सिंपल ही तो सारी चीजें रहती हैं, लेकिन समझने की तो जरूरत है। जब 49 मैन स्केल डिवीजन बराबर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन थे तो 49 मिलीमीटर बराबर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मुझे बताइए कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49 मिलीमीटर, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर सर 49/50। ये कैसी बात कर दी? 50 से विभाजित कर दो। यदि कोई 50 डिवीजन की वैल्यू 49 मिलीमीटर है तो एक डिवीजन की मतलब उसको 49 भागों, उनको 50 भागों में डिवाइड कर दो, है ना? एक भाग की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमारा 49/50, है ना? अब हम लोग निकालें यदि इस केस में लिस्ट काउंट, तो क्या निकालेंगे? लिस्ट काउंट बराबर 1 माइनस 49/50। तो यहां पे क्या हो गया? 50 माइनस 49 यानी कि क्या आ गया? 1/50 यानी कि 0.02 मिलीमीटर, है ना? ये आ गया लिस्ट काउंट। लेकिन
हमारी समस्या ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। ये मैं आप लोगों के माइंड को रिमाइंड कर रहा था जिससे कि चीजें पूरी क्लियर हो जाएं जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हैं, हल करने के लिए हमको पता होने चाहिए क्या क्या चीजें दी हैं। सर सबसे पहले दिया है हमको वर्नियर, इसका लिस्ट काउंट। इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है सर? 0.01 मिलीमीटर है इसका लिस्ट काउंट। क्लियर है? और लिस्ट काउंट बराबर एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मैन स्केल डिवीजन बराबर तो हमारा 1 मिलीमीटर होता है, तो मैंने लिख लिया 1 मिलीमीटर। यूनिट भी लिख लेता हूं। माइनस अब हमको लिखना है एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ये कहां से लाए? तो मैंने क्या बताया, दिक्कत यही है वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने में। ये क्लियर है तो वर्नियर कैलिपर क्लियर है। चलो एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं। कैसे? ये बोल रहा है वर्नियर स्केल के 100 विभाजन मुख्य स्केल के x विभाजन लेते हैं। वर्नियर स्केल के 100 डिवीजन मेन स्केल के x डिवीजन के बराबर है। लिख लेते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा लिखो। ये बोल रहा है कि सर 100 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर x मेन स्केल डिवीजन। तो हमको क्या पता है, एक मैन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर, x मैन स्केल डिवीजन बराबर x मिलीमीटर। तो एक वर्नियर, तो हम लोग लिख लेते हैं 100 मैन स्केल डिवीजन बराबर x मिलीमीटर। तो एक मैन स्केल डिवीजन बराबर x बटा 100 मिलीमीटर, x बटा 100 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में सॉरी, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। यहां पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर x बटा 100 मिलीमीटर। हमारे पास में दोनों चीज आ गई, एक मैन स्केल डिवीजन आ गया, एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, है ना। चलो अब निकालते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहां पे आ गया x बटा 100 प्लस 0.01 बराबर 1। अब यहां पे हम लोग x बटा 100 और इसको कर देते हैं पक्षांतरण। तो 1 माइनस 0.01 को 1 बटा 100 लिख सकते हैं। सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो यहां पे ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया x बटा 100 इक्वल टू, यहां 100 हमने लिया कॉमन, 100 माइनस 1 बराबर 99 बटा 100। क्या हम लोग ये 100 से ये 100 को कैंसिल कर सकते हैं? बटे में बिल्कुल कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया सर? 99। x बराबर कितना आ गया? 99। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या 99 नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। 99 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 100 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वो पूरा स्टेटमेंट अब आ गया। तो कुछ भी पूछ ले, चाहे वो लिस्ट काउंट पूछे, मैन स्केल डिवीजन पूछे, एक वर्नियर स्केल डिवीजन पूछे, एवरीथिंग क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि एक छड़ के व्यास के मापन हेतु एक मीट्रिक का उपयोग किया जाता है। मीट्रिक मतलब मीट्रिक माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो माइक्रोमीटर रेंज में 100 से 125 मिलीमीटर के बाहर है। बैरल ग्रेजुएशन 16.5 दर्शाया है। बैरल डेटम लाइन से मिलते हुए थिम्बल ग्रेजुएशन लाइन 28 दर्शाता है। छड़ का व्यास क्या होगा? तो भैया माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन लेना सिखाया था। सबसे पहले बोला था, सबसे पहले फोकस करना है किसके ऊपर? सर आपने ही तो बताया था, रेंज के ऊपर। तो सबसे पहले रीडिंग लेने के लिए हमको क्या लिखना है? रेंज का पहला हिस्सा, जैसे 100 से 125, 50 से 75, 75 से 100। तो 100 से 125 में क्या लिखेंगे? 100। 50 से 75 में क्या लिखेंगे? 50। 25 से 50 में क्या लिखेंगे? 25, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? 100 हमने लिख लिया क्योंकि ये हमारी रेंज का पहला हिस्सा है। प्लस मेन स्केल डिवीजन क्या है? 16.5 दर्शा रहा है। तो ये हो गया 16.5 मिलीमीटर। उसके बाद आ जाता है थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन क्या दर्शा रहा है भैया?
थिम्बल ग्रेजुएशन दर्शा रहा है 28 भाग। तो थिम्बल डिवीजन, ये तो डिवीजन है, वैल्यू कैसे निकालेंगे? थिम्बल डिवीजन है 28, वैल्यू निकालने के लिए लिस्ट काउंट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर वैल्यू आएगी, तो प्लस करेंगे 0.28 मिलीमीटर। तो क्या आ रहा है? 100 और 16 116.5 और 0.28 हमारा कितना हो गया? 78। तो ये हो गया 116.78 mm। तो ये हो गया हमारा डी आंसर। क्या हो गया सर भैया? डी आंसर। तो कैसा भी सवाल दे, रीडिंग से दे, एरर से दे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चन थे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ही हवा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोगों से कटिंग स्पीड पूछे, आरपीएम पूछे, नो इशू, फॉर्मूला पता है ना, और उससे ज्यादा क्या चाहिए? कैलकुलेशन है ना, समय बहुत है, कर लेना गुणा भाग करके, इतना तो कर ही लोगे, इतना तो मैथ आता ही है, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप तो भाई बनता है वीडियो के लिए। और कल आप लोगों का पेपर है, मेरी तरफ से तहे दिल से भाई बेस्ट ऑफ लक, सभी का पेपर बहुत बढ़िया जाए। मेहनत करिए आप लोगों ने, किसी को निराशा भी हाथ लगेगी, किसी का पेपर बहुत अच्छा भी जाएगा, तो ये तो चले गई। जिसको निराशा हाथ लगे उसको भी हताश नहीं होना है, ये चीज़ अब पहले से पता है कि मैंने अपना काम पूरा 100% से किया। रिजल्ट जो भी हो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। ये पूरी इंटायर लाइफ में चलता है, पूरी ज़िंदगी चलता है। मैं हूँ, मैंने वीडियो बनाया, काम किया, पर्टिकुलर जितना एफर्ट था वो लगाया। अब आपके ऊपर, आप लाइक करोगे नहीं करोगे ये मुझे नहीं पता है। आप लाइक नहीं करो, उसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होता रहूं, तो ये तो कोई औचित्य नहीं है ना। मैंने अपना काम किया, आप मुझे पता है करोगे ही लाइक। सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को देखने के लिए, और अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।